हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 10 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम देखने वाले हैं फोल्डर स्ट्रक्चर एंड बूटिंग प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन। एंगुलर 10 में जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से फाइल्स जनरेट होते हैं, कौन कौन से फोल्डर जनरेट होते हैं, किस फोल्डर में हम क्या रखते हैं, कौन से फाइल को हम कैसे यूज करते हैं और कौन सा फाइल कितना इम्पोर्टेंट है, इन सारे चीज़ों को हम देखेंगे बहुत ही डिटेल्स में। और बूटिंग प्रोसेस को भी देखेंगे। देखिए, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बूटिंग प्रोसेस ऑफ द एंगुलर एप्लीकेशन। इसका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, कि हमारा एप्लीकेशन बूट कैसे करता है, कौन सा फाइल पहले लोड होता है, उसके बाद कौन सा लोड होता है, किस फाइल का रेफरेंस कहाँ पर होता है, इन सारे चीज़ों पर हम फोकस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और बिल्कुल ही डिटेल्स में हम देखने वाले हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करने से पहले हमें उसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में जान लेना चाहिए, ताकि हमें पता होना चाहिए कौन सा फाइल हमें कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किसको कैसे यूज करना है। तब हम एक अच्छा डेवलपर बन पाते हैं। तो ये वीडियो आपको उस लेवल का नॉलेज देगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए, आपको लिए चलता हूँ VS कोड में, जहाँ पर हम प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखे हैं। उस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन सा फोल्डर और फाइल्स क्रिएट हुआ, कौन कौन सा नया फाइल क्रिएट हुआ है एंगुलर 10 में, हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल का स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो तो देखिए, ये हमारा एंगुलर 10 में क्रिएट किया हुआ प्रोजेक्ट है, जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। हमने जब आपको दिखाया था कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं एनजी न्यू करके, इस तरीके से वही प्रोजेक्ट है। हमने आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके भी दिखाया था। ये वही प्रोजेक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फाइल और फोल्डर्स क्रिएट हुए हैं। इन सब के बारे में हमें एक एक करके समझना है। एज ए डेवलपर एंड इंटरव्यू पर्पस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फोल्डर स्ट्रक्चर। इसको आप अच्छे से समझिए। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा फाइल नया आया हुआ है एंगुलर 10 में और क्यों आया हुआ, उसका पर्पस क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि E2E फोल्डर। E2E फोल्डर का फुल फॉर्म होता है इन टू इन टेस्टिंग। इन टू इन टेस्टिंग कहने का मतलब ये नहीं कि ये आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा, ये आपके एप्लीकेशन को मॉनिटर करता है। जब आप अपने एप्लीकेशन को लाइव करते हैं, वर्चुअल डायरेक्टरी पर रखते हैं, तो वहाँ पर ये मॉनिटर करता है कि हमारे एप्लीकेशन पर कितने यूजर आए, कितने देर तक रहे, कौन सा यूजर कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट कर गया, कौन से पेज पर कितनी देर तक रहा, पेज पर किस किस लिंक पर क्लिक किया। इन सारे चीज़ों को ये मॉनिटर करके रखता है। ये हमारे एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं करता है। इसीलिए इस फोल्डर को एप्लीकेशन के फोल्डर से बाहर रखा गया है। देखिए, हमारे एप्लीकेशन का मेन फोल्डर कौन सा होता है, SRC, जिसे हम सोर्स फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, इसको बाहर रखा गया और इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो इसके अंदर भी अपना एक SRC है। मतलब कि ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये मॉनिटर करता है हमारे प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि E2E का क्या कंसेप्ट होता है। अगला फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स। देखिए, नोड मॉड्यूल को एक्सपेंड करेंगे तो बहुत सारे आपको फोल्डर दिखेंगे और सारे फोल्डर एक एक पैकेजेज हैं। देखिए, जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम में बहुत सारे पैकेजेज इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम देखा भी था, बहुत सारे पैकेजेज इंस्टॉल होते हैं और सारे पैकेजेज का फोल्डर यहाँ पर मिलेगा। यहाँ तक कि आप अलग से थर्ड पार्टी भी कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे, जैसे बूटस्ट्रैप आप इंस्टॉल करते हैं, जेक्वेरी इंस्टॉल करते हैं और कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर उसका फोल्डर आके बन जाएगा। तो ये आपका फोल्डर है, कंटेन करके रखता है पैकेजेज को जो आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड है। और इस फोल्डर का साइज जो है बहुत ज़्यादा हैवी होता है। ये आप इसको डिलीट करके किसी को शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपको ये प्रोजेक्ट पूरा किसी को शेयर करना है, तो आप इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करके और बाकी सारा फाइल दे दीजिए। और जिनको देंगे उनको क्या करना होगा कि ये प्रोजेक्ट ओपन करके और यहाँ पर लिख देंगे npm इंस्टॉल। जैसे ही npm इंस्टॉल करेंगे तो ये फोल्डर अपने आप बन जाएगा और सारे पैकेजेज बन जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम फोल्डर डिलीट कर देते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा, इस फोल्डर को डिलीट कीजिएगा और यहाँ पर CLI में लिखिएगा npm इंस्टॉल। ठीक है, तो ये फोल्डर अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप क्रिएट होगा तो ये सोचने वाली बात है कि इसको कैसे पता चलेगा कौन कौन सा फाइल, कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, कौन कौन सा फोल्डर क्रिएट करना है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास है इसका इन्फॉर्मेशन इसमें, इसी फोल्डर स्ट्रक्चर में, जो पैकेज जेसन और पैकेज लॉकडाउन जेसन है, यहीं से पिक करता है। इन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही डिटेल्स में समझाऊंगा। देखिए, आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि जो डिफ़ॉल्ट होता है उसको इंस्टॉल कर देगा। अगर सपोज कीजिए कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया,
ठीक है। और उस प्रोजेक्ट को आप डेवलप किए, उसमें 2-3 थर्ड पार्टी भी पैकेजेज इंस्टॉल किए हैं, और जो आपका प्रोजेक्ट का साइज हो गया, बड़ा हो गया, तो अब क्या करेंगे, आप किसी दोस्त को शेयर करना है या फिर गूगल ड्राइव पर रख के किसी को देना है, तो आप क्या करेंगे कि नोड मॉड्यूल को डिलीट कर देंगे क्योंकि ज़्यादा साइज में होता है, और उनको देंगे। तो अब वो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके जब npm इंस्टॉल करते हैं, तो एप्लीकेशन को कैसे पता रहेगा कि इसमें कुछ थर्ड पार्टी भी पैकेज इंस्टॉल्ड हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करेगा, उसके पैकेज का फोल्डर कैसे बनाएगा, इन सारे चीज़ों पर भी हम फोकस करेंगे, कहाँ से वो पिक कर लेगा। ठीक है। तो चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया कि नोड मॉड्यूल कंटेंट्स द फोल्डर ऑफ पैकेजेज जो इंस्टॉल्ड हो चुका है आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है। उसके बाद आपका अगला फोल्डर आता है SRC। SRC फोल्डर देखिए होता है मेन फोल्डर, आपके एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर होता है, जिसे हम सोर्स फोल्डर बोलते हैं। ठीक है। आप इसको रीनेम करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इसको रीनेम नहीं करना होता है। इसके अंदर आप जाएंगे तो जो एप्लीकेशन का फोल्डर होता है ऐप फोल्डर के अंदर ही हम अपने कंपोनेंट, सर्विस, पाइप, जो भी चीज़ें, जितनी फाइल क्रिएट करना होता है ऐप फोल्डर के अंदर करते हैं। ऐप फोल्डर का बोल सकते हैं ये एप्लीकेशन फोल्डर है। ठीक है। इसमें इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो गया था, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इंट्रोडक्शन वाले फाइल में, कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो अपने आप एक मॉड्यूल फाइल और एक अपने आप कंपोनेंट फाइल क्रिएट होकर आता है। क्योंकि देखिए मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है एंगुलर एप्लीकेशन का कि एटलीस्ट एक मॉड्यूल फाइल होना चाहिए और एटलीस्ट एक कंपोनेंट होना चाहिए। तो इसलिए जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो अपने आप एक कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है और अपने आप एक मॉड्यूल फाइल क्रिएट होकर आता है। ठीक है। तो ये अपने आप इसमें क्रिएट, जितने फाइल क्रिएट हुए हैं डिफ़ॉल्ट पेजेज हैं, हमने अभी इसमें कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। ठीक है। तो ऐप फोल्डर के अंदर कंपोनेंट, मॉड्यूल, सर्विस, पाइप, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, और आप भी जो क्रिएट करेंगे इसी के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले इसके अंदर तो आपको दिख रहा है ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल और टीएस फाइल। ये फाइल कब क्रिएट हुआ है? जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पर हमने आया था कि वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, तो हमने वाई क्लिक किया था। अगर एन कर देंगे तो ये फाइल क्रिएट नहीं होगा। वाई क्लिक किया था तो हमने ये फाइल क्रिएट होके आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर दिया राउटिंग का मॉड्यूल। ठीक है। राउटिंग का कंसेप्ट क्या होता है, जब भी हमें एक पेज से दूसरे पेज पर जाना होता है तो राउटिंग हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। तो एंगुलर की टीम ने सोचा कि सभी लोग तो राउटिंग ऐड कर ही रहे हैं मैनुअल। ठीक है। मैनुअल ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए हम उन्होंने एक क्वेश्चन डाल दिया। एंगुलर 7 का फीचर है कि वो क्वेश्चन आ गया कि आप पूछ लेता है कि क्या आप अपने एप्लीकेशन में एंगुलर का राउटिंग मॉड्यूल ऐड करना चाहते हैं। आप वाई प्रेस करके इंटर हिट करते हैं तो अपने आप क्रिएट हो जाता है। आप क्रिएट करते टाइम एन कीजिएगा तो यह फाइल आपके फुल स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। अगर वाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। ये हम आगे देखेंगे राउटिंग मॉड्यूल में, राउटिंग वाले वीडियो में, कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका कंपोनेंट का सारे फाइल। देखिए कंपोनेंट जो क्रिएट होता है ये है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल। ठीक है। देखिए कंपोनेंट क्या होता है आगे हम देखेंगे बहुत ही डिटेल्स में, लेकिन यहाँ पर समझिए कंपोनेंट क्या होता है कि यहाँ पर अपना कोडिंग लिखते हैं, लॉजिक्स लिखते हैं, एक जिसको हम रीयूज कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है। इसमें क्या होता है, मेटा डेटा होता है, ये डेकोरेटर होता है, ये सिलेक्टर है, इन सब के बारे में हम, तो इसको मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि फाइल ये सिलेक्टर कहाँ पर रखा हुआ है, कैसे ये बूट करता है। ठीक है। चलिए काम करते हैं कि हम यहाँ पे एनजी सर्व करते हैं, तब तक हमारा एप्लीकेशन कंपाइल भी होता रहेगा और हम ऊपर डिस्कस भी करते रहेंगे। ठीक है। ताकि रन करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कौन सा फाइल कहाँ पर है, तो कैसे दिख रहा है। ठीक है। देखिए कंपोनेंट क्या होता है, एक लॉजिकल पार्ट होता है जहाँ पर मतलब एक तरीके का लॉजिकल कोड रखे हुए हैं, जहाँ पर हम उसको रखते हैं वहाँ पर हमारा वो कंपोनेंट लोड होता है। ठीक है। तो देखिए कैसे लोड होगा ये कंपोनेंट, जहाँ पर इस कंपोनेंट का सेलेक्टर रखेंगे वहाँ पर ये कंपोनेंट लोड हो जाएगा, और यहाँ पर हम लॉजिक्स लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले वाला पार्ट नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लॉजिक लिखेंगे। डिस्प्ले वाला पार्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे इनलाइन एचटीएमएल लिखते हैं। देखिए यहाँ पर टेम्पलेट यूआरएल दिया हुआ है, तो ये कंपोनेंट जहाँ पर लोड होगा तो ये इसका टेम्पलेट जो है एचटीएमएल फाइल है वही जाकर लोड होगा वहाँ पर, और उस पर जो हम मान लीजिए बटन हमने लिया है, बटन पर क्लिक करते हैं तो उस बटन पर जो लॉजिक लिखेंगे ये करना है, वो लॉजिक यहाँ पर लिखेंगे, और इसका डिस्प्ले वाला पार्ट ये है। तो ये फाइल कहाँ पर है, देखिए ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, तो ये फाइल जाकर आपको दिखेगा। इसमें जो चेंज करेंगे जाकर जहाँ पर ये कंपोनेंट लोड होगा वहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर मान लीजिए कोई फंक्शनैलिटी लिखना है, लॉजिक लिखने हैं, वो लॉजिक हम ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस पर लिखेंगे टाइप स्क्रिप्ट में। ऐप कंपोनेंट हमें कोड, जैसे कोई भी कंपोनेंट क्या करता है कि हमें कोड की रीडबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक कंपोनेंट हमने बना लिया, उस कंपोनेंट को कहीं भी यूज करेंगे तो वहाँ पर हमारा उस कंपोनेंट का फंक्शनलिटी वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर लोड हो जाएगा।
ठीक है। तो इसके बारे में और भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, कंपोनेंट का जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे, इसको यूज कर करके हम सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज किया हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखिए कि ये तो हो गया आपका HTML का फाइल, जहाँ पर हम अपना डिस्प्ले वाला पार्ट लिखेंगे और इस पर हमारा लॉजिक लिखा जाएगा। ठीक है। ये है स्टाइल URLs। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक CSS का फाइल है जिस पर हम इस कंपोनेंट का डिजाइन पार्ट लिखेंगे। ये लोकल CSS है इस कंपोनेंट का। ये देखिए फाइल यहाँ पर मिलेगा, जब सबका पाथ यहाँ दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर आप इनलाइन CSS भी लिख सकते हैं, इनलाइन एक टेम्पलेट भी बना सकते हैं। वो सब कुछ हम आज इसी वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इस कंपोनेंट का मतलब आपने समझ लिया कि इस हर कंपोनेंट का अपना एक टेम्पलेट URL होता है, स्टाइल URL होता है, लोकल CSS के लिए सिलेक्टर होता है, जहाँ पर हम इस सिलेक्टर को रख देते हैं वहाँ पर हमारे कंपोनेंट लोड हो जाता है। तो ये CSS इसका लोकल CSS हो गया, ये HTML इसका अपना डिस्प्ले वाला फाइल हो गया, यहाँ पर ये TS फाइल हो गया, इस जहाँ पर हम लॉजिक लिखेंगे। और ये फाइल हो गया spec.ts फाइल, जो टेस्टिंग के लिए यूज किया था। अगर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके एप्लीकेशन पर। ठीक है। तो ये सारे फाइल्स के बारे में आपको समझ में आ गया, हालांकि इसके बारे में प्रैक्टिकल करके भी हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है। अगला जो मेन फाइल है, मॉड्यूल फाइल। ठीक है। app.module.ts फाइल, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होके आता है आपके प्रोजेक्ट में जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि ये क्यों हम यूज करते हैं, ये इसका क्या कंसेप्ट होता है। देखिए आपके एप्लीकेशन में बहुत सारे मॉड्यूल फाइल बन सकते हैं। जब हम आगे इस सीरीज में देखेंगे फीचर मॉड्यूल के बारे में, तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि हम किस केस में बहुत सारे मॉड्यूल फाइल बनाते हैं और उसका यूज क्या है। अगर एक मॉड्यूल फाइल बनाते हैं तो क्या हमें डिसएडवांटेज के रूप में मिलता है। ठीक है। क्यों हमें मॉड्यूल को अलग अलग कर देना चाहिए, सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल्स में इस वीडियो सीरीज में, इस ट्यूटोरियल सीरीज में बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। देखिए मॉड्यूल फाइल में आप देख रहे हैं, जो समझने वाली बात है, ये ng मॉड्यूल, ये एक डेकोरेटर है। इसमें @ प्रीफिक्स लगा हुआ है, लास्ट में पैरेंथेसिस लगा हुआ है। जो जिस भी वर्ड के प्रीफिक्स में अगर @ लगा हो, लास्ट में पैरेंथेसिस जो फंक्शन वाला लगा हो, तो इसको समझिए कि वो एक डेकोरेटर है। और डेकोरेटर क्या करता है, कंपोनेंट को डेकोरेट करता है, क्लास को डेकोरेट करता है। ठीक है। ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल लेवल का ng मॉड्यूल डेकोरेटर मॉड्यूल लेवल का डेकोरेटर है ये, और इस मॉड्यूल को डेकोरेट करेगा। आगे हम देखेंगे मॉड्यूल के बारे में भी। ठीक है। डेकोरेटर का भी वीडियो हम डालेंगे, उसमें अच्छे से समझाएंगे कि डेकोरेटर कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा कॉमन डेकोरेटर्स होते हैं, सब कुछ हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। अभी मेन जो इस फाइल में समझने वाला पार्ट है, ये सेक्शंस, ये डिक्लेरेशन सेक्शन, इंपोर्ट सेक्शन, प्रोवाइडर सेक्शन, बूटस्ट्रैप। ठीक, इसके बारे में समझिए। तब तक हमारा एक एप्लीकेशन कंपाइल भी हो गया है, हम रन करा के देखेंगे ब्राउजर पर। ठीक है। देखिए डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है, जब भी आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसका नेम यहाँ पर रखना होता है। अगर आप CLI से क्रिएट करते हैं तो अपने आप उसका नेम ऐड हो जाता है। अगर आप मैनुअल यहाँ से राइट क्लिक करके फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका नेम डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर आपको डालना होगा। अगर आप नहीं रखते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर उसका नेम, तो आपका वो कंपोनेंट लोड नहीं होगा, वर्क में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए अपने आप जो app.mul.ts फाइल क्रिएट होकर आया है उसका नेम अपने आप यहाँ पर डाला हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिया गया है। और उसका रेफरेंस आपको यहाँ पर पाथ उसका मिल जाएगा, ऐप कंपोनेंट का पाथ कहाँ पर, app.component। ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरा कंपोनेंट आपको क्रिएट करना है इसी मॉड्यूल में, ठीक है, तो वो भी आप, जैसे मान लीजिए मैं एक दूसरा टर्मिनल ओपन करता हूँ प्लस करके। ठीक है। यहाँ पर प्लस करके टर्मिनल ओपन कर दिया और ng जनरेट, ठीक है, जनरेट लिखिए या फिर जी लिखिए, सी लिखिए या फिर कंपोनेंट लिखिए, और उसके बाद कोई कंपोनेंट क्रिएट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं टेस्ट कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, या फिर मैं एम्प्लॉय नेम से कोई कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, किसी भी नेम से आप कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मैं इंटर हिट करूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एम्प्लॉय कंपोनेंट एक ऐड हो जाएगा अपने आप। देखिए एम्प्लॉय कंपोनेंट अपने आप ऐड हो गया, यहाँ पर उसका पाथ ऐड हो गया कि एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। यहाँ पर आएंगे ऐप फोल्डर के अंदर तो देखिए एम्प्लॉय नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया, उसके अंदर ये 4 फाइल क्रिएट हो गए। ये तो कंपोनेंट अपने आप क्रिएट हुआ जहाँ पर हम लॉजिक लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका अपना HTML फाइल क्रिएट हुआ जहाँ पर इसका डिस्प्ले वाला पार्ट लिखेंगे। उसके बाद एक CSS फाइल ऐड हो गया जो इसका लोकल CSS है। ठीक है। जहाँ पर इसका लोकल CSS लिखेंगे। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर employee.component.spec.ts फाइल, जो टेस्टिंग का पार्ट है, टेस्टिंग का जो यूज करते हैं, इसी फाइल पर यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है। तो वही फाइल आपको दिख गया यहाँ पर। ठीक है। तो ये टेस्टिंग का पार्ट है, टेस्टर्स इसको यूज करते हैं। अगर इसको डिलीट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया आपका कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो मॉड्यूल फाइल में आपको क्या दिखा कि जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसका नेम डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर रखते हैं।
ठीक है। अगला है इंपोर्ट। जब आप कोई मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप बहुत सारे मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं अपने कंपोनेंट में, वो क्रिएट करके हम देखेंगे भी। तो उन सारे मॉड्यूल्स का नेम हम इंपोर्ट सेक्शन के अंदर रखेंगे। जैसे ब्राउजर मॉड्यूल अपने आप बाय डिफॉल्ट ऐड हो गया है। ऐप राउटिंग मॉड्यूल, देखिए ये जो ऐप राउटिंग मॉड्यूल है इसका नेम देखिए, इसका नेम वहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, जो हम राउटिंग मॉड्यूल जो है अपने आप क्रिएट होकर आया है। जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम वाई क्लिक किया था तो वही मॉड्यूल का नेम इंपोर्ट सेक्शन के अंदर अपने आप ऐड कर दिया है। अलग से आप भी आप कोई मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो आप उस मॉड्यूल का नेम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है। अगला है प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर में हम रखते हैं सर्विसेज के नेम को, क्लासेज के नेम को, पाइप जो भी हम क्रिएट करते हैं उनका नेम हम प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर रखते हैं। हालांकि एंगुलर 6 में मेजर चेंज आया हुआ था जिसके चलते हम प्रोवाइडर के अंदर सर्विस का नेम नहीं रखते हैं, फिर भी हमारा सर्विस वर्क करता है। लेकिन वो प्रोवाइडर कहाँ से लेता है, कैसे लेता है, हम इस सीरीज में सर्विस वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में देखते हैं। बिना प्रोवाइडर का सर्विस वर्क नहीं करता, लेकिन हम यहाँ पर नहीं भी रखेंगे तब भी चल जाएगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं से रजिस्टर करता है प्रोवाइडर में, तो कहाँ से करता है, किस तरीके से चेंज आया हुआ, क्या चेंज आया हुआ, बहुत ही डिटेल्स में हम देखने वाले हैं सर्विस वाले वीडियो में। ठीक है। तो आपका ये तो क्लियर हो गया कि डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर कंपोनेंट, रिपोर्ट सेक्शन के अंदर मॉड्यूल्स, प्रोवाइडर के अंदर सर्विसेज। एक है बूट स्ट्रैप। देखिए बूट स्ट्रैप के अंदर आप कंपोनेंट का नेम लिखेंगे। बूट स्ट्रैप का मतलब ये मत समझिएगा कि जो डिजाइनिंग वाला बूट स्ट्रैप है वो नहीं है, ये बूटिंग से रिलेट कर रहा है। जैसे विंडो आप स्टार्ट करते हैं लैपटॉप तो आपका विंडो बूट करता है, उसी तरीके से ये बूट स्ट्रैप आपके एप्लीकेशन के बूटिंग से रिलेट कर रहा है कि कौन सा कंपोनेंट पहले लोड होगा। ठीक है। तो ये ऐप कंपोनेंट जो पहली बार अपने आप रूट पर ही हमारा कंपोनेंट क्रिएट होकर आया है, डिफॉल्ट कंपोनेंट, उसी का नेम दिया हुआ है ऐप कंपोनेंट। देखिए ऐप कंपोनेंट यहाँ पर है ना, यही कंपोनेंट का नेम यहाँ पर डला हुआ है कि पहले यही कंपोनेंट लोड होगा। तो चलिए यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन के बूटिंग प्रोसेस का। ठीक है, कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए जब भी आपका एप्लीकेशन बूट करता है तो सबसे पहले ऐप को मेन डॉट टी एस फाइल के पास आता है। ठीक है। देखिए कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट तो ऐसे ही तो लोड नहीं हो जाएगा, इसको कैसे पता है कि कौन सा कंपोनेंट लोड करना है। पहले मॉड्यूल लोड करेगा। मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, एक रूम, उसके एक रूम में जाना है तो हम पहले बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, उसके बाद हम किसी रूम के अंदर जा पाएंगे। तो मॉड्यूल क्या है, एक तरीके से बिल्डिंग के रूप में आप समझ लीजिए, उसके अंदर कंपोनेंट हैं जो एक एक रूम्स हैं। ठीक है। मॉड्यूल के अंदर ही कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर देखिए मिल जाएगा इसको बूट स्ट्रैप मॉड्यूल। ठीक है, बूट स्ट्रैप मॉड्यूल मिल गया, ऐप मॉड्यूल। तो मतलब कि इस कौन सा मॉड्यूल लोड करना है, यहाँ पर नेम डाला हुआ ऐप मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल, ये वाला देखिए यहाँ पर पास दिया हुआ ऐप फोल्डर के अंदर ऐप मॉड्यूल। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा कि बूट स्ट्रैप मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल। तो कहाँ पर पास है, ऐप फोल्डर के अंदर ऐप मॉड्यूल, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मिलेगा कौन सा कंपोनेंट लोड करना है इस मॉड्यूल का, तो ये मिलेगा ऐप कंपोनेंट, आ जाएगा ऐप कंपोनेंट के पास। अब ऐप कंपोनेंट के पास आएगा तो ये कंपोनेंट लोड होगा। ठीक है। तो ये कहाँ पर लोड होगा, एक तो समझिए कि क्या लोड होगा। लोड ये आपका HTML फाइल दिखेगा, लेकिन कहाँ पर लोड होगा, जहाँ पर ये सेलेक्टर रखा होगा। तो इसका सेलेक्टर जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर। ठीक है। तो फाइनली आपके ब्राउजर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लोड होगा और वहाँ पर ऐप कंपोनेंट का सेलेक्टर रखा हुआ है, इसलिए ऐप कंपोनेंट के एच टी एम एल पर जो भी चीज़ें लिखा हुआ होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर जाकर लोड हो जाएगा। तो आपके एप्लीकेशन में केवल एक ही HTML फाइल होता है, index.html फाइल, और वहीं पर सारे कंपोनेंट्स लोड होते हैं। यहाँ पर तो मान लीजिए सिलेक्टर रखा हुआ है तो आपका स्टैटिक हो गया कि यहाँ पर ऐप मॉड्यूल जाकर लोड हो जाएगा, ऐप कंपोनेंट लोड हो जाएगा। आगे हम डायनेमिकली जो कंपोनेंट लोड करते हैं कि किसी लिंक पर क्लिक किया तो वो दूसरा फाइल आ गया, किसी लिंक पर क्लिक किया तो दूसरा फाइल आ गया, तो हम राउटिंग के थ्रू लोड करते हैं। इसी index.html पर ही सब कुछ लोड होता है। हम मेन रख लेते हैं ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल पर, वहाँ पर हम सेलेक्टर्स को रखते हैं, या फिर वहाँ पर जब राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे तो ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल पर आपको दिख जाएगा, इसके HTML पर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा राउटर आउटलेट। देखिए यहाँ पर रखा होगा राउटर आउटलेट, यहाँ पर राउटिंग के थ्रू हम डायनेमिक कंपोनेंट लोड करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर भी दूसरा कंपोनेंट अगर लोड होता है डायनेमिक भी, कहाँ पर लोड होगा, ऐप कंपोनेंट तो ऑलरेडी इंडेक्स पर लोड हो रहा है तो वहाँ पर ये भी जाकर लोड हो जाएगा। तो फाइनली आपके ब्राउजर में एक ही फाइल होगा, index.html। इसीलिए एंगुलर में बने एप्लीकेशन को हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि पेज एक ही है, बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एंगुलर में एप्लीकेशन जो भी बनते हैं वो कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ पर कंपोनेंट लोड होते हैं,
पेज आपका एक ही होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि एंगुलर एप्लीकेशन में केवल पेज एक ही होता है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वही सारे कंपोनेंट लोड होते हैं और रिमूव होते हैं। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, बूटिंग प्रोसेस क्या होता है एप्लीकेशन का। देखिए ये पैकेज और जेसन फाइल नया ऐड हुआ है एंगुलर 10 में। आप अगर आप रूट पर जाएंगे तो यहाँ पर दिखिएगा कि पैकेज और जेसन फाइल, पैकेज लॉग जेसन फाइल जो ऑलरेडी अवेलेबल थे एंगुलर 9 तक वो भी हैं, लेकिन एक नया फाइल और ऐड किया गया है एंगुलर 10 में। ठीक है, ये फाइल एनपीएम के द्वारा मैनेज नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये बंडलर के लिए यूज किया जाता है आपके साइज को कम करने के लिए, ट्री शेकिंग का कंसेप्ट इसमें है। ठीक है, इसमें साइड इफेक्ट फॉल्स ही रखा जाता है। देखिए यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि इट इज ए स्पेशल पैकेज फाइल दैट इज नॉट यूज्ड बाय पैकेज मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। अगर यहाँ पर अगर बात करें पैकेज मैनेजर, जो एनपीएम होता है, नोट पैकेज मैनेजर, वो मैनेज करता है पैकेज और जेसन फाइल जिसमें आपको पैकेजेस दिखेंगे। इसके बारे में बहुत ही हम डिटेल्स में देखेंगे कि क्या होता है इसका कंसेप्ट पैकेजेस का। ये जो पैकेज और जेसन फाइल है पैकेज मैनेजर के द्वारा यूज नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ ट्री शेकिंग का कंसेप्ट डाला गया है ताकि आपका साइज छोटा हो। ठीक है, देखिए ट्री सेकंड लिखा हुआ है। ट्री सेकंड का कंसेप्ट क्या होता है कि अनवांटेड कोड को रिमूव करता है जब हमारा एप्लीकेशन का बंडल बनता है। ठीक है, इसमें साइड इफेक्ट हम फॉल्स रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए अगला जो फोल्डर है एसेट्स का। ठीक है, बाकी सारे देखिए दो फाइल नए ऐड हुए हैं एंगुलर 10 में, एक तो पैकेज और जेसन फाइल जो कि ऐप फोल्डर के अंदर है। ठीक है, और एक यहाँ पर आप देखेंगे tsconfig.base.json फाइल, इसके बारे में भी समझेंगे। ये नया फाइल ऐड हुआ है, दो फाइल। बाकी सारे फाइल एंगुलर 9 तक जो थे वही हैं। देखिए अब इसको आगे समझिए कि एसेट्स का फोल्डर का कंसेप्ट क्या है। जब भी कोई आप थर्ड पार्टी कोई फाइल रखते हैं तो एसेट फोल्डर के अंदर ही आप रखते हैं। ठीक है, एसेट फोल्डर के अंदर ही आप थर्ड पार्टी फाइल्स को, जैसे आइकन्स हो गए, इमेज हो गए, सब कुछ इसके अंदर आप रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एसेट फोल्डर समझने से पहले जो ऐप फोल्डर के अंदर जो हमने वर्कफ्लो बताया उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लिए, कौन सा फाइल कहाँ पर कैसे लोड हो रहा है, जो मैंने आप लोग को प्रोसेस के अंदर बताया। देखिए हमने क्या बताया कि हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पहले लोड होता है, इसका एचटीएमएल फाइल लोड होता है। तो अगर आप जाएंगे ब्राउजर पर, ठीक है, ब्राउजर पर आप जाते हैं तो यही फाइल जो है दिखेगा। चलिए मैं आपको एक बार ब्राउजर पर दिखाता हूँ। देखिए ये आपका ब्राउज़र पर डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो रहा है। अगर आप दिख रहा है कि कहाँ से आ रहा है, जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ पूरे फाइल को, ठीक है, यहाँ पर ऊपर तक मैं चलता हूँ। ठीक है, पूरे फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, एक डिव ले लेता हूँ, डिव। ठीक है, ऊपर यहाँ पर लिख लीजिए स्टाइल। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं H1 के अंदर। ठीक है, H1 के अंदर मैं इसके टीएस पेज पर जो लिखा हुआ है टाइटल, इसको कॉपी करके लाता हूँ। ठीक है, HTML में, और यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इस टाइटल को रख देता हूँ। देखिए अब ये टाइटल लोड होगा, जो अभी दिख रहा था पूरा उस तरीके से पेज। अब ब्राउजर पर आप जाएंगे तो दिखेगा, दिख रहा है एंगुलर 10 एग्जाम्पल। ये कहाँ से आया आपका? ये आया आपके इस टीएस पेज से। यहाँ पर जो लिखा, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ वेलकम टू साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो अब ये जाकर दिखने लगेगा ब्राउजर पर, वेलकम टू साउस ऑफ सोल्यूशन। मतलब यही HTML फाइल जाकर लोड हो रहा है इंडेक्स डॉट HTML पर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं टाइटल में, और इस टाइटल को मैं डबल करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर रख रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आकर लोड हो रहा है। इसको बोलते हैं वन में डेटा बाइंडिंग इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बोलते हैं, और ये इंटरपोलेशन वन में डेटा बाइंडिंग है, डेटा बाइंडिंग का पार्ट है। आगे हम डेटा बाइंडिंग का जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें इसको अच्छे से समझाएंगे। किसी भी वेरिएबल को, आप कोई भी वेरिएबल है, अगर यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लेते हैं, मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नेम। ठीक है, और इसमें मैं डालता हूँ चंदन कुमार, चंदन कुमार। ठीक है, तो इस वेरिएबल को भी, अगर मैं कोई भी वेरिएबल है इसका वैल्यू हमें प्रिंट कराना है HTML पर, उसी के HTML पर, तो इसको कॉपी करके और यहाँ पर आप डाल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं H2 के अंदर डाल दिया। ठीक है, डबल करली ब्रैकेट का, ऐसे नॉर्मल भी रख लेंगे। H2 के अंदर मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। ठीक है, इसके अंदर मैं नेम को डाल दूंगा, तो नेम का जो वैल्यू है चंदन कुमार, यहाँ पर हमारे ब्राउजर में जाकर प्रिंट हो जाएगा। देखिए प्रिंट हो गया। तो ये होता है इसी HTML को लोड करना। ठीक है, ये HTML लोड हो रहा है क्यों? क्योंकि इसका रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो यहीं पर इनलाइन HTML भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ टेम्पलेट। देखिए टेम्पलेट होता है और एक टेम्पलेट URL होता है। टेम्पलेट URL का मतलब कि आप किसी HTML फाइल का लिंक देंगे। टेम्पलेट लिखेंगे तो आपको यहीं पर लिखना होगा
इनलाइन HTML। ठीक है, अब टिक्स का साइन देते हैं मल्टी लाइन में कोड करने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, H1 हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने। तो अब जो हमारा कोड था उस HTML पर वो लोड ना होगा, और अब ये हेलो वर्ल्ड दिखने लगेगा पेज पर। देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया, मतलब कि इनलाइन जो हमने HTML लिखा वो हमारा पेज पर दिखने लगा। इसी तरीके से अब बेसिकली एंगुलर का रिकमेंडेशन ये होता है कि आप इसको मत यूज करो। छोटे से HTML के लिए तो सही है, लेकिन जब बड़ा HTML लिखना हो तो ये फाइल यूज नहीं करना चाहिए। टेम्पलेट URL लेना चाहिए ताकि आपका कोड मेंटेनेबल और रीडेबल हो। ठीक है, एक है ये स्टाइल यूआरएल्स। स्टाइल यूआरएल्स का कंसेप्ट ये होता है कि इसका लोकल सीएसएस है। इस सीएसएस पर जो भी चीज़ें लिखेंगे इस कंपोनेंट के एचटीएमएल पर अप्लाई होगा। ठीक है, एक होता है देखिए स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पर इसी रूट पर यह है ग्लोबल सी एस एस। इस पर जो लिखेंगे आपके एप्लीकेशन पर क्या होगा कि इंटायर कंपोनेंट पर, जितने भी कंपोनेंट है इंटायर एप्लीकेशन में, सब पर अप्लाई हो जाएगा। ग्लोबल फाइल जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे कंपोनेंट पर, सारे कंपोनेंट पर लोड हो जाएगा जिस जिस कंपोनेंट पर हमें रखना होगा। ठीक है, तो चलिए ब्राउजर पर देखिए, देखिए बैकग्राउंड कलर H1 का रेड कर दिया। लेकिन इसका अपना लोकल CSS भी है, ऐप कंपोनेंट डॉट सी एस एस फाइल। इस पर अगर मान लीजिए हमने लिख दिया H1, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि हमारे अब ग्लोबल वाले को ओवरराइड करेगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल CSS को लोकल CSS ओवरराइड कर देता है। अब देखिएगा ब्लू हो गया है। ठीक है, ये ब्लू हो गया। ठीक है, अब देखिए ये केवल H1 के लिए हमने किया है तो H1 ब्लू हो गया। अगर H2 के लिए मैं ग्लोबल से कर रहा हूँ और इसका लोकल से कर रहा हूँ, वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए H2 के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस पर जो ग्लोबल है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H2 के लिए कोई CSS। ठीक है, लिखता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ग्रीन। ठीक है, देखिए अब H2 हमारा ग्रीन आ रहा है ग्लोबल से और ये हमारे लोकल से आ रहा है। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए कि ये तो आपका ग्लोबल हो गया, ये एक लोकल CSS हो गया। आप चाहते हैं तो इनलाइन CSS भी लिख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले ये समझिए कि ब्रैक, बाकी में सिंगल कोट्स ये सब रखा हुआ है, लेकिन ये ब्रैकेट, एरे ब्रैकेट डाला हुआ है स्टाइल यूआरएल्स में। इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल स्टाइल्स के फाइल रख सकते हैं, यहाँ पर CSS फाइल मल्टीपल रख सकते हैं कॉमा लगाकर। आप 100% रख सकते हैं। रख के देखिएगा, कोई दिक्कत आएगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, इसको कमेंट करके आप यहाँ पर इनलाइन स्टाइल से लिख सकते हैं। ठीक है, स्टाइल्स URL नहीं, स्टाइल्स रखेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इनलाइन भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से रखिए। और ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं H1 लिख दिया और बैकग्राउंड कर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा H1 का जो बैकग्राउंड कलर है ऑरेंज हो गया होगा। देखिए ऑरेंज हो गया, मतलब कि इनलाइन CSS भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है, ये HTML ही लोड हो रहा है और ये index.html पर लोड हो रहा है, क्योंकि इसका सेलेक्टर वहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर भी एंगुलर का रिकमेंडेशन ये होता है कि इनलाइन स्टाइल मत लिखिए, आप यहाँ पर अलग ही फाइल रखिए। क्योंकि अगर सब पूरा HTML भी, CSS भी, लॉजिक भी यहीं पर लिखेंगे तो आपका पेज मेंटेनेबल नहीं होगा और ना ही रीडेबल होगा। ठीक है, तो इसको हमने सेव कर दिया। ये तो चीज़ क्लियर हो गया हमारा प्रोसेस के बारे में, ये फाइल लोड कैसे होता है, कौन सा फाइल का रेफरेंस कहाँ पर, ये सब कुछ हमने समझ लिया। एसेट्स के बारे में भी हमने समझ लिया कि एसेट्स में क्या होता है, थर्ड पार्टी रखते हैं, आइकन्स, इमेजेस जो भी होते हैं, थर्ड पार्टी चीज़ें हम एसेट्स के अंदर रखते हैं। क्योंकि देखिए हम डेवलपर करते हैं क्या है, अदर ट्रेडिशनल लैंग्वेजेज में कोई डेवलपर आया, इमेजेस रखना है तो IMG नाम से फोल्डर बनाया, रूट पर रख दिया, कोई इमेजेस नाम से बनाया रख दिया, माई इमेजेस नाम से कोई फोल्डर बनाया रख दिया। तो उससे क्या होता है कि मेंटेन होकर नहीं रखता। तो हम क्या करते हैं कि एंगुलर ने क्या किया कि एक एसेट नाम का फोल्डर दिया, उसके अंदर बोलता है कि आप उसके अंदर बेशक आप कोई दूसरा फोल्डर बना लो, लेकिन आप इसके अंदर ही थर्ड पार्टी आइकन्स, इमेज जो भी है रखो। ठीक है, उसके बाद अगला जो फाइल है इन्वायरमेंट नेम का फोल्डर है। इन्वायरमेंट फोल्डर जो है आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें दो फाइल मिलेगा, एक प्रोडक्शन के लिए और एक डेवलपमेंट के लिए। देखिए ये डॉट प्रोड है, प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, और डॉट TS फाइल है को डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर जाएंगे तो प्रोडक्शन फॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर जाएंगे तो प्रोडक्शन ट्रू मिलेगा। तो ये प्रोडक्शन के लिए यूज होता है और ये डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये फेबिकॉन डॉट ICO फाइल है। ठीक है, ये आइकन जो आप रन कराते हैं एप्लीकेशन, तो यहाँ पर जो आइकन आता है देखिए ये वाला, ठीक है, टाइटल के बगल में
तो ये फेविकॉन.icो, अगर आप अपने भी एप्लीकेशन का कोई आइकन बनाया है आपने उसको रखना है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद index.html के बारे में हमने समझा दिया कि ये एक सिंगल पेज है जहाँ पर हमारा एप्लीकेशन लोड होता है। main.ts फाइल के बारे में भी हमने समझा कि यहाँ पर यही हमारा बूटिंग के लिए यूज किया जाता है कि कौन सा मॉड्यूल पहले लोड होगा। यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में भी सेट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट वाला है, यहाँ पर डॉट प्रोड लगा देंगे तो प्रोडक्शन मोड में ओपन हो जाएगा, प्रोडक्शन मोड में यूज होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद polyfill.ts फाइल एंड ब्राउजर list.ts फाइल। ठीक है, ये दोनों फाइल ब्राउजर के लिए यूज होता है। ठीक है, ब्राउजर के लिए यूज करने का मतलब कि आपको पता है कि एंगुलर में जो हम कोड करते हैं टाइपस्क्रिप्ट में यूज करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट का कोड करते हैं, और टाइपस्क्रिप्ट एडवांस फीचर जावास्क्रिप्ट के एडवांस फीचर्स को भी यूज करता है। ES6 के भी कोड को हम लिख लेते हैं, फिर भी हमारा एंगुलर का एप्लीकेशन सारे ब्राउजर में चलते हैं। यहाँ तक कि आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, उसमें एडवांस जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं तो बहुत सारे ब्राउजर उसको सपोर्ट ही नहीं करते, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में वही सारा कोड हम लिखते हैं फिर भी हमारा सारा ब्राउजर में चल जाता है एप्लीकेशन, ड्यू टू दीज टू फाइल्स। ये दोनों फाइल हमारे ब्राउजर से रिलेटेड है। जो इसमें आप देख रहे हैं कि एक इंपोर्ट, इसमें तो आप देखेंगे सारा चीज़ कमेंटेड है लेकिन एक ही लाइब्रेरी इंपोर्ट किया हुआ है, यही उसको मैनेज करता है, zone.js, कि हमारे एप्लीकेशन को सारे ओल्डर या न्यू ब्राउजर हैं सब पर सपोर्ट कराए। ये दोनों फाइल उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्टाइल.ts फाइल से स्टाइल्स.css फाइल के बारे में हमने अच्छे समझ लिया। उसके बाद टेस्ट.ts फाइल और karma.config.js फाइल, ये टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। आप इसमें देखेंगे तो जो फ्रेमवर्क यूज होता है जैस्मिन। ठीक है, एंगुलर के जो एप्लीकेशन को जो टेस्ट किया जाता है तो जैस्मिन फ्रेमवर्क से टेस्ट किया जाता है। तो ये दोनों फाइल टेस्टर यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए जब आप एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एडिटर कन्फिग जो फाइल है, ये टीम वर्क में काम करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन पर 20 डेवलपर्स लगे हुए हैं, कोई एक पेज पर काम कर रहा है, कोई एक पेज काम कर रहा है, कोई दूसरे पेज पर काम कर रहा है, इस तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम कोई कोडिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो कोई डेवलपर अपने में किसी भी तरीके से इंडेंट स्टाइल रख रहा है, इंडेंट साइज कुछ और रख रहा है, कोई अलग तरीके से कोड कर रहा है, कोई अलग तरीके से कोड कर रहा है, जब उसको मर्ज किया जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा एक यूनिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर रहा होगा। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि एक एडिटर कन्फिग फाइल दिया दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो एक रूल डिफाइन कर दिया जाता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर आपके एनएल आर्किटेक्ट लेवल का जो बंदा होता है, इसमें कुछ रूल डिफाइन कर देगा और उसी रूल को सारे डेवलपर को फॉलो करना होगा। जैसे टीम वर्क में काम करते हैं तो क्या करते हैं, TFS पर रख लेते हैं या गिट पर रख लेते हैं और एक एक फाइल को सबको एक्सेस देते हैं, तो इस फाइल का एक्सेस किसी को नहीं जाता है। इसमें जो जैसे इंडेंट स्टाइल स्पेस दिया हुआ, इंडेंट साइज 2 दिया हुआ, इस तरीके से हम दे देते हैं और इसके अगेंस्ट कोई डेवलपर काम करता है तो उसका कोड कंपाइल टाइम पर ही एरर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे कोड को ये यूनिक्सेंस बनाता है और टीम वर्क के लिए फाइल बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है GIT इग्नोर, गिट इग्नोर जिसको बोलते हैं। इसमें उन फाइल्स का नेम रखा जाता है जिसे हमें GIT के रिपोजिटरी से इग्नोर करना होता है, जिसे हमें GIT के रिपोजिटरी में ऐड नहीं करना होता है, उसका नेम हम इसमें देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स, आउट, टेम्प, डिस्ट, ये सारे GIT के रिपोजिटरी से इग्नोर करना होता है, उस सबका नेम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है angular.json फाइल, ये एक कन्फिग्रेशन फाइल है। इसमें आप देखेंगे तो ऊपर चल के देखिए कि यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, प्रोजेक्ट टाइप क्या, एप्लीकेशन, उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो पॉलीफिल्स कहाँ पर SRC के अंदर है, मेन कहाँ पे SRC के अंदर है, इंडेक्स कहाँ पे SRC के अंदर, तो जितने भी मेन फाइल्स हैं सबका रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ तक कि अगर आप अलग से कोई जावास्क्रिप्ट jQuery का फाइल या स्टाइल का फाइल भी लेकर आते हैं तो उसका भी पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा। स्टाइल अगर बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो बूटस्ट्रैप का पाथ है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे तो नोड मॉड्यूल में जाकर पैकेज बनेगा, तो यहाँ पर कॉमा लगाकर नीचे लिखना पड़ेगा बूटस्ट्रैप्स नोड मॉड्यूल स्लैश बूटस्ट्रैप स्लैश टी स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS फाइल, इस तरीके से देना पड़ेगा। अगर आप jQuery इंस्टॉल करके यूज करते हैं तो उसका भी पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा। मतलब कि ये कन्फिगर करके रखता है आपके एप्लीकेशन के फाइल्स को। ठीक है, उसके बाद कर्मा के बारे में हमने समझ लिया। पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा क्योंकि इसको इसी वीडियो में समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे आगे। ठीक है,
अगले वीडियो में, जस्ट इस वीडियो के बाद हम वीडियो एक लेकर आएंगे जिसमें पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल में हम डिफरेंसेज और इसके बारे में बहुत डिटेल्स में समझेंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पैकेजेस को मैनेज करने के लिए सिखाएगा, किस तरीके से मैनेज करते हैं पैकेज। ठीक है, उसके बाद अगला आता है रीडमी। रीडमी देखिए एक इन्फॉर्मेशनल फाइल होता है, ठीक है, जिसमें हम ये क्या करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप लोग ऐसे भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं नेट से तो क्या देखते हैं, उसमें एक रीडमी फाइल होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन होता है कि इसको ऐसे इंस्टॉल करो, कि यहाँ पर डालो, ऐसे रन कराओ। उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जितने भी फाइल दिए हैं जिसमें प्रीफिक्स में टीएस लगा हुआ है, ये टाइप स्क्रिप्ट्स के फाइल है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट कन्फिग्रेशन डॉट जेसन फाइल टाइप स्क्रिप्ट का कन्फिग्रेशन के यूज किया जाता है। टाइप config डॉट ऐप डॉट जेसन फाइल ये भी टाइप स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि टाइप स्क्रिप्ट के कोड को रिलायबल बनाने के लिए, मेंटेनेबल बनाने के लिए, अच्छे से उसको यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए चारों फाइल दिए गए हैं। ये आपके एंगुलर में यूज करने के लिए नहीं है। ठीक है, इसमें एक नया फाइल ऐड किया गया है टाइप config डॉट बेस डॉट जेसन फाइल। ठीक है, इसमें आप देखेंगे स्ट्रिक्ट मोड के लिए दिया हुआ है, स्ट्रिक्ट इंजेक्शन पैरामीटर्स ट्रू किया हुआ है, स्ट्रिक्ट टेम्पलेट ट्रू किया हुआ है। स्ट्रिक्ट मोड में आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे और ये फाइल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों फाइल भी टाइप स्क्रिप्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एंगुलर 10 में जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो कौन कौन सा फाइल क्रिएट होता है, कौन से फोल्डर क्रिएट होते हैं, किसका कंसेप्ट क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम इनलाइन टेम्पलेट पर लिख लेते हैं, कैसे टेम्पलेट डिवाइड बनाते हैं, सब कुछ हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत ही डिटेल्स में देखा है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को मैं बोलूँगा कि अगर आपका बीच में स्किप हो गया होगा तो ज़रूर दोबारा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आपके फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि सबको देखने को मिले। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।